पहले महीने का मेरा पेचेक आया 155 रुपये का। और ऐसा नहीं है मैं घर बैठा हुआ था, मैं डेली शाम को बिजनेस मीटिंग में जाता था, डेली 25-25, 30-30 लोगों को इन्वाइट करता था। पूरे दिन दिमाग में यही दौड़ता रहता था कि किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं, किसको कॉल करूं। पूरे दिन कॉलिंग किया करता था। 155 रुपये का चेक आया। दूसरे महीना भी ऐसे ही बीत गया। दूसरे महीने का मेरा पे आउट था 139 रुपये। जब आपके इस तरीके के पे आउट आते हैं तो आपके जो मित्र लोग होते हैं वो आपका बहुत हौसला बढ़ाते हैं ना। आपको ऐसी ऐसी बात बोलते हैं जो मैं इस मंच से तो नहीं बोल सकता। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिला, राइट। और बहुत मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन ये सभी के साथ होता है। तब भी होता था, आज भी होता है, और आज से 20 साल बाद भी होता रहेगा। तो अगर आपके साथ ही हो रहा है तो कोई आपके साथ ऐसा कुछ अलग नहीं होगा, हमारे साथ सबके साथ ऐसा ही हुआ। बल्कि आज तो इतने सारे उदाहरण है, हमारे टाइम में तो उदाहरण भी नहीं थे, ठीक। तो ये ऐसे 2 महीने बीत गए। अच्छी बात क्या हुई मेरे साथ, तीसरे महीने मुझे एक ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। और ये जो शख्स थे जिन्होंने वो ट्रेनिंग करी थी, ये एक फॉरेनर ट्रेनर थे। क्योंकि इंडिया में 96-97 में किसी को मालूम नहीं था ये बिजनेस कैसे होता है, कैसे एक्सपैंड किया जाता है, किसी को मालूम नहीं था। तो उस कंपनी ने क्या किया था, इन शख्स को हायर किया था अपने नेटवर्क बनाने के लिए। तो इनका काम होता था लोगों को देश भर में जाकर के ट्रेनिंग देना और नेटवर्किंग कैसे करते हैं वो सिखाना। तो मुझे पता लगा कि इन्होंने 14-15 साल इस बिज़नेस को अमेरिका में, यूरोप में, हांगकांग में, वियतनाम में, अलग अलग देशों में इस बिज़नेस को किया। इस वजह से इस कंपनी ने इनको हायर किया है। बड़े कमाल की ट्रेनिंग थी, लगभग 2-2.5 घंटे की ट्रेनिंग रही होगी। उससे पहले मैंने अपनी पूरी एजुकेशन लाइफ में कभी नहीं देखा या सुना कोई व्यक्ति कभी ड्रीम के बारे में बात कर रहा हो, कोई व्यक्ति कभी कह रहा हो कि ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। और अगर आप ड्रीम देखोगे, उसे विजुअलाइज करोगे, मेहनत करोगे, सीखोगे, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। ऐसा मैंने कभी नहीं सुना था। तो बहुत अच्छा लगा जब उनका सेशन खत्म हुआ। उस ज़माने में क्या है कि मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो सेल्फी का दौर नहीं था। उस समय उन्होंने ट्रेनिंग के बाद में अपनी जेब से विजिटिंग कार्ड की डब्बी निकाली और उन्होंने कहा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसमें मेरा डायरेक्ट नंबर है, जिसको भी चाहिए वो ले सकते हैं। आपको कभी कोई परेशानी आए बिजनेस बिल्ड करने में, मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। और यदि इस कार्ड को आप अपनी जेब में रखेंगे तो ये आपको प्रेरित करेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इस बात से इंस्पायर होकर के सब लोग उनकी तरफ भागे उनका विजिटिंग कार्ड लेने के लिए। मैं भी उनमें से एक था। ऐसे लग रहा था जैसे वो विजिटिंग कार्ड नहीं बांट रहे बल्कि 2-2 हज़ार रुपए के नोट बांट रहे हैं, ऐसा मंजर था, राइट। और लोग उनको छूना चाहते थे, लोग उनसे हाथ मिलाना चाहते थे। उस दिन से मुझे एक विचार आया कि अगर मैं भी 14 साल 15 साल इस इंडस्ट्री को दूंगा तो मेरा भी ऐसा करियर हो सकता है, इतने अच्छे पैसे मिल सकते हैं और इतना अच्छा मान सम्मान मिल सकता है। और अगर मैं ये कार्य नहीं करता तो बाकी कोई चांस नहीं है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस में करके देख चुका था, एक दो जॉब करके देख चुका था। और उस समय दिल्ली में मैं जिस कॉलोनी में रहता था वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कॉलोनी थी। मैं तो रेंट पे रहता था, लेकिन बाकी लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए वो कॉलोनी बनी हुई थी। सेकंड फ्लोर पे हमारा घर हुआ करता था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक जनरल स्टोर होता था जहाँ से सभी लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदा करते थे। 1 तारीख से लेकर 24-25 तारीख तक सब कुछ कैश लोग खरीदते थे। 24-25 तारीख तक सबके पैसे खत्म हो जाते थे। उसके बाद जो भी कोई खरीदता था उधार खरीदता था। तो लोग दुकान पे जाते थे, लाला जी अपना रजिस्टर निकालते थे, पहले नोट करते थे, इस फ्लैट ने ये चीज़ ली है, तब उनको सामान दिया करते थे। तो जैसे ही मुझे ख्याल आया, मैं एक बिजनेस तो करके देख चुका हूँ, उसमें पैसे डुबा चुका हूँ, अगर मैं नौकरी करूँगा तो मेरा भविष्य भी ऐसे ही होने वाला है। एक लिमिटेड सी तनख्वाह मिलेगी, 24-25 तारीख तक पैसे खत्म हो जाएंगे, आखिरी हफ्ता उधार में बीता करेगा, राइट। ये होने वाला है। और अगर कोई भी अचानक एक्स्ट्रा खर्चा आ जाए तो महीनों तक बजट संभलता नहीं है, तो ये स्थिति होने वाली है। तो वहाँ से मुझे बिल्कुल क्लियर दिमाग में आया कि मैं इस बिजनेस को कैरियर के रूप में लूँगा और कोई काम करना तो दूर है, और किसी काम को करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। अब 98 में उस दौरान क्या था कि कोई भी व्यक्ति सोच नहीं सकता था कि ये एक कैरियर हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सोचते थे कि हाँ, इससे थोड़े बहुत अतिरिक्त पैसे कमाए जा सकते हैं, ये एक स्कीम हो सकती है, लेकिन कैरियर नहीं हो सकता। लेकिन उस दौरान भगवान ने सद्बुद्धि दी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कैरियर के रूप में इस बिज़नेस को अडॉप्ट करना चाहिए।
अब उस समय क्या था, मेरे पास एक स्कूटर हुआ करता था जो 11वीं क्लास में मैंने लिया था, और उससे मैं ट्रैवल किया करता था, ऑफिस जाया करता था। मेरे रिलेटिव क्या, मेरे चाचा ही थे। उस समय उनके पास काम नहीं था, और उनको जो जॉब मिली उनको कहा गया कि टू व्हीलर होना कंपलसरी है। तो उन्होंने घर में कहा कि मुझे अगर थोड़ा टाइम के लिए टू व्हीलर मिल जाता तो मेरा काम चल जाता। तो मैंने अपना टू व्हीलर भी उनको दे दिया। मैंने कहा आप रख लो, मैं तो बस में जा करके कैसे भी काम कर लूँगा, आपको अपने परिवार का पालन पोषण करना है, मैं तो जैसे भी करके कर ही लूँगा। सो वो भी मैंने उनको पकड़ा दिया। अब रोज़ शाम को बिजनेस मीटिंग हुआ करती थी, जैसे हमारे यहाँ CNT बोलते हैं, वहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग हुआ करते थे। 7 बजे उसका समय हुआ करता था। खत्म होते होते 8 साढ़े 8 बज जाते थे। क्लोजिंग करते करते निकलते 9 सवा 9 बजते थे। घर जाते साढ़े 10 बज जाते थे। तो अक्सर मेयर मदर साथ हुआ करते थे, और हमारे घर पहुंचने से पहले साढ़े 10 बजे से पहले पिताजी घर पहुंच जाया करते थे, और उन्हें घर पे ताला मिला करता था। तो किसी भी हमारे कल्चर ऐसा है कि कोई भी मेल नहीं चाहता कि रोज़ रोज़ वो घर आए और उसको उसको घर में ताला मिले, राइट। तो अक्सर घर में घुसने के बाद में वो इस बिज़नेस को वैसे भी पसंद नहीं करते थे, उल्टा सीधा कुछ बोला करते थे। तो मैं मेरी मदर को कहता था, मैंने कहा देखो अब हम घर जाएंगे, ये कुछ उल्टी सीधी बात बोलेंगे, लेकिन 10 मिनट बोलेंगे, 12 मिनट बोलेंगे। अगर आप चुप रहोगी तो थोड़ी देर के बाद में, 15 मिनट के बाद में घर का माहौल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया रहेगा। और अगर आप रिएक्ट कर गए, इन्होंने कुछ बोला, आप कुछ बोल गए, तो मैं तो अपने कमरे में जाके सो जाऊंगा, आपकी रात खाली हो जाएगी। वैसे मैं उनको समझाया करता था, हम दोनों एक दूसरे को समझाया करते थे, ठीक। सो ये वो समय था। इस तरीके से ये कुछ स्ट्रगल्स थी शुरू की। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग अटेंड करी, उससे विजन मिला, करियर के रूप में बिजनेस को अडॉप्ट किया। 2-3 महीने में ये बात समझ में आ गई कि लोगों को मीटिंग में लाना मुश्किल हो रहा है, तो मीटिंग को लोगों के पास ले जाना पड़ेगा। सो मैंने 1-on-1 करनी शुरू करी, अर्थात एक लोगों को बिजनेस समझाना शुरू करा। होम मीटिंग करनी शुरू कर दी, यानी कि जो लोग जुड़ने लगे उनके घर में 2-2, 4-4, 5-5 लोगों को एकत्रित करके उनको बिजनेस समझाना शुरू कर दिया। एंड इसके अलावा मैं डेली शाम को बहुत रेगुलर होता था, बिजनेस मीटिंग कभी नहीं छोड़ता था। तो मुझे बिजनेस मीटिंग भी करनी आ गई, और वहाँ पर फॉर्मेट ऐसा था, जैसे हमारे यहाँ पर CNT जनरली 1 या 2 लोग करते हैं, वहाँ 4-5 लोग मिलके बिजनेस मीटिंग किया करते थे। एक व्यक्ति मास्टर ऑफ सेरेमनी बनता था, एक कंपनी के बारे में बताता था, एक प्रोडक्ट के बारे में बताता था, एक प्लान के बारे में बताता था, एक डेमो करता था। सो 5-6 लोग मिलके किया करते थे। तो एक बार क्योंकि मैं बहुत रेगुलर था, कुछ लोग कम थे, तो प्रेजेंट करने वाले लोग कम थे। तो एक शख्स ने मुझसे पूछा, एक स्लाइड का पार्ट था कि ये आप करोगे? तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल कर लूँगा अगर आप दोगे तो पहली बार उन्होंने मेरा नाम लिखा, मुझे एक स्लाइड बोलने के लिए दी। और उस कमरे में मुझे आज भी याद है, AC हॉल था, 80-100 लोग बैठे होंगे, और बढ़िया ठंडक थी। लेकिन जब मैंने माइक पकड़ा पहली बार लाइफ में, तो मेरा दिल इतनी तेज़ धड़का, मुझे इतनी तेज पसीने आए, इतना डर लगा, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ बुलेट ट्रेन दौड़ रही हो। लेकिन किसी तरीके से मैंने अपना पार्ट कर दिया। अगले दिन भी वही पार्ट मिला करने को, अगले दिन भी डर लगा, लेकिन पहले दिन से कम लगा। तीसरे दिन भी वही पार्ट दिया गया, तीसरे दिन भी डर लगा, लेकिन पहले 2 दिन से कम लगा, राइट। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं बिजनेस मीटिंग भी करनी मैंने शुरू कर दी, जिस वजह से धीरे धीरे मेरा नेटवर्क बनने लगा, एंड कुछ लोग साथ में जुड़ने लगे। उस समय मेरी जितनी भी डाउनलाइन्स थी सब पार्ट टाइम थे, मैं अकेला फुल टाइम था। तो सब लोग दिन में ऑफिस जाया करते थे। तो सुबह सुबह मैं 5 साढ़े 5 बजे अपना घर छोड़ के 6 साढ़े 6 बजे उनके घर पहुंच जाता था, ताकि उनको बिजनेस में कैसे मीटिंग करनी है वो जो मैंने सीखा वो मैं उनको सिखा सकूँ। और डेली शाम को जब वो आते थे 6-7 बजे के बाद में, तो हम शाम को बिजनेस मीटिंग किया करते थे ताकि नेटवर्क बढ़ सके। तो इस तरीके से हमने काम करना शुरू किया। तो डाउनलाइन को सिखाना शुरू किया, बिजनेस के बारे में, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ये सब कुछ। ये करते करते अप्रैल में ज्वाइन किया था, और दिसंबर में मैं एक दिन हेड ऑफिस गया मेरे। उस समय क्या होता था कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं होता था, तो आपको जो भी पे आउट मिलता था वो कोरियर से चेक के रूप में आपके घर में आता था। आप उसे अपने बैंक में डिपॉजिट करते थे, 2 या 3 दिन के बाद में क्लियरिंग होकर के पैसा आपके खाते में आता था। ये वो समय था। तो एक दिन मैं हेड ऑफिस गया, तो जो हमारे डिस्पैच डिपार्टमेंट था, उन्होंने मुझे देखा और कहा कि ये मैं कोरियर डिस्पैच कर रहा हूँ, आप आए हुए हो, क्या आप अपना चेक हाथ से लेना पसंद करोगे?
मैंने कहा जी क्यों नहीं, अगर किसी को 2 दिन पहले पैसे मिलेंगे तो वो तो खुशी होगा ना। तो मैंने कहा जी सर, अगर आप दे सके तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो उन्होंने मेरी मदर का मेरा चेक मेरे को दे दिया। वो चेक मैंने खोल के देखा, वो अमाउंट आज भी मेरे को याद है, 17,285 रुपये का चेक था। आप मुझसे पूछो पिछले महीने का चेक कितना था, मुझे नहीं पता। उससे पिछले महीने का कितना था, मुझे नहीं पता। राइट, हालांकि मेरा हाईएस्ट चेक 1,68,000 समथिंग, 1,68,00,000 समथिंग है। वो कितना समथिंग है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये फिगर में कहीं भूल नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने 5 फिगर में मैं पहुंचा था, यानी 10,000 रुपये से ऊपर पहुंचा। तो जैसे ही मैंने ओरिजिनल चेक देखा, मैं बहुत खुश था। हेड ऑफिस से मुझे अपने ब्रांच ऑफिस जाना था, क्योंकि शाम को बिजनेस मीटिंग के लिए मैंने वहाँ गेस्ट इनवाइट किए हुए थे। 1-1.5 घंटे का सफ़र था बस में। तो मैं बस में बैठा और मेरे साथ में जो व्यक्ति बैठे थे उनसे मैंने, वो ऐसे करके सो रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मैंने कहा सर आप अपनी जॉब के साथ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं बहुत थका हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। चलिए मर्जी आपकी। 3-4 स्टॉप बाद वो उतर गए और एक और शख्स आकर के बैठ गया। वो यंग लड़का था। उससे मैंने पूछा भाई आप क्या करते हो? उसने कहा मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने कहा पार्ट टाइम में आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं अपने चाचा के घर जा रहा हूँ। मैंने कहा पार्ट टाइम में कुछ पैसे कमाना चाहोगे पढ़ाई के साथ में? तो उसने कहा अगर अच्छे पैसे हों तो क्यों नहीं। तो उस समय पार्ट टाइम में अच्छे पैसे का मतलब होता था 3-4-5 हज़ार, क्योंकि लोग फुल टाइम में ही 10-15 हज़ार रुपये कमाया करते थे। राइट, तो जैसे ही मैंने कहा, मैंने कहा अगर इतने पैसे मिले तो मैंने ओरिजिनल चेक उसके हाथ में रख दिया, जिसका अमाउंट 17,285 रुपये। उसने कहा इतने पैसे के तो मैं कुछ भी कर जाऊँगा। बोला क्या करना है? मैंने कहा जी 2 स्टॉप बाद मेरा कंपनी का ऑफिस आएगा, आप उतर जाइए, वहाँ वो आपको सब कुछ बताएंगे क्या करना है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। उसने कहा ठीक है जी मैं चलता हूँ आपके साथ। मैंने कहा आप तो चाचा क्या जा रहे थे? बोले चाचा वाचा क्या, मेरे को नहीं जाना, वो तो मैं कभी भी चला जाऊँगा, आप बताओ करना क्या है। सुबह मेरे साथ उतरे, उनको मैंने बिजनेस मीटिंग रूम में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद प्रेजेंटेशन शुरू हो गई। बाहर निकले हुए 1 घंटे के बाद में जब सेशन खत्म हुआ तो उन्होंने कहा मुझे फिर कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? मैंने फॉर्म वगैरह उनको दे दिया, उन्होंने पैसे निकाले और उन्होंने ऐसे काम करना शुरू कर दिया। तो उस समय 24 घंटे मेरे दिमाग में यही घूमता रहता था कि किस तरीके से मैं लाइक अपना नेटवर्क बढ़ा सकूँ या किस तरीके से मैं और सफल हो सकूँ। सो ये ऐसे धीरे 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 टीम बनने लगी। एंड ये करते करते माइंडसेट, जैसे मैंने कहा, हर समय एक ही चीज़ रहती थी दिमाग में, एक ही चीज़ घूमती थी, बस मुझे सफल होना सफल होना सफल होना है। उसके लिए कितनी भी मीटिंग करें कोई दिक्कत नहीं। 1 साल कंप्लीट हुआ। जैसे हमारे यहाँ अवार्ड सेरेमनी होती है वहाँ भी हुआ करती थी, मुझे बेस्ट न्यू प्रेजेंटर का अवार्ड मिला। एंड अक्टूबर 99 तक आते आते मैंने अपनी पहली कार खरीदी इस बिजनेस से। सफ़ेद रंग की सैंड्रो हुआ करती थी अक्टूबर 99 के अंदर। ये भाई ये रखा गया देखना, ये ओरिजिनल कार है जी। उसके बाद में अगले महीने नवंबर में मैंने अपना पहला फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया। और खाली मैंने ही नहीं किया था, मेरी मदर बहुत एक्टिव लीडर थी, तो मेरे पेरेंट्स भी उसमें थे, मेरे अंकल मेरे मामा भी उसमें थे, और मेरी 6 नवंबर इन्होंने उस ट्रिप को क्वालिफाई किया। यहाँ से हांगकांग हम लोग फ्लाई करके गए। एंड हांगकांग से हमने एक शिप बोर्ड किया, क्रूज बोर्ड किया। वो क्रूज हमें वियतनाम और चाइना लेकर के गए, और ये लग्जूरियस ट्रिप था। मेरा तो पहला फॉरेन ट्रिप था, 92 की बात है। और जब मैं इस ट्रिप पे जा रहा था मैं इतना एक्साइटेड था। जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, जो आपका पासपोर्ट देखता है, ठप्पा लगाता है, तब आप जा सकते हो। तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, मैंने एक्साइटमेंट में उससे पूछा, मैंने कहा सर आपने कितने लोगों को बाहर भेजा होगा, क्योंकि जब तक वो मोहर नहीं लगाएगा तो आप इंडिया छोड़ नहीं सकते। तो उसने बड़े अकड़ के बोला मैंने लाखों लोगों को भेजा होगा। मैंने कहा सर आप कभी गए हैं? तो बोला नहीं। मैंने कहा सर बुरा मत मानिए, कभी जाएंगे भी नहीं। बोला क्यों? मैंने कहा सर क्योंकि आप सरकारी नौकरी में हैं, आपको LTC मिलता है, और आधे से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी LTC के पैसे भी खा जाते हैं, वो यहाँ से दिल्ली तक भी नहीं जाते, उसका भी झूठा बिल जमा के कंपनी में जमा कर देते हैं और वो पैसे भी डकार जाते हैं। तो उसने पूछा, अब उसकी ईगो हर्ट हुई, उसने कहा तुम क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं आप जैसे लोगों की मदद करता हूँ कि पार्ट टाइम में काम करके थोड़ा सा। उसने कहा मैं जा सकता हूँ? मैंने कहा हाँ साहब बिल्कुल जा सकते हो। बोलो क्या करना होगा? मैंने कहा सर ये मेरा कार्ड ले लो, मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा, आप मेरे को कॉल कर लेना। अब ये कार्ड दे के मैं तो भूल गया। मैं जब वापस आया खुद उसका मुझे फ़ोन आया, बोला आपने ऐसे ऐसे मुझे कहा था, बोलो क्या करना है? तो मैंने कहा सर ये मेरे ऑफिस का एड्रेस है, आप आ जाओ, वहाँ आपको बताएंगे। तो बोला ये तो बहुत दूर है।
तो मैंने कहा सर फॉरेन भी तो दूर है ना, अभी तो पास नहीं है सर। तो फिर वो बेचारा अपनी मोटरसाइकिल पर आया, उसने अटेंड किया, ज्वाइन किया, आगे चल करके कार्य किया। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, कई बार लोग कहते हैं जी मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मेरे लोग खत्म हो गए। यार हिंदुस्तान में हर चीज़ खत्म हो सकती है, लोग कैसे खत्म हो सकते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कभी भी। तो अगर आपके दिमाग में हर समय सक्सेस चलती है, या हर समय आपको एक ही धुन लगी रहती है, आपको कामयाब होना है, तो ऑटोमेटिकली आपको हर जगह लोग ही लोग या प्रॉस्पेक्ट नजर आएंगे। ठीक। सो ये वो दौर था। तो मेरे पहले फॉरेन ट्रिप के ऊपर में, जैसे मैंने आपको कहा, मेरे पेरेंट्स थे, उसके बाद में हम इस शिप के ऊपर थे, इनको आप पहचानते हैं जी, उस कंपनी के उस समय नेशनल सेल्स हेड मनीषर हुआ करते थे, और शिप पर हम लोग 4 दिन थे। तो वहाँ डेली हमें शिप के ऊपर में 3 घंटे का हमारा ट्रेनिंग सेशन हुआ करता था, और पूरे इंडिया को उन्होंने जोन वाइज बांटा हुआ था। जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया से आते हैं तो नॉर्थ में हो गए, जो कलकत्ता साइड से हो गए वो ऑब्वियसली ईस्ट में आ गए, जो चेन्नई कर्नाटका साइड में हो गए वो ऑब्वियसली साउथ इंडिया हो गया, जो महाराष्ट्र या मुंबई साइड में हो गए तो वेस्ट इंडिया हो गया। तो ऐसे 4 जोनों में पूरे भारत को बांटा हुआ था। तो डेली हमारी ट्रेनिंग होती थी 3 घंटे की, हम सब लोग नोट्स बनाते थे, और उसके बाद सवाल पूछे जाते थे उस ट्रेनिंग के आधार पर। तो जो भी सबसे ज़्यादा नंबर जवाब देते थे तो उनको उनकी जोन को सबसे मार्किंग दी जाती थी। सो ऐसे एक कंपटीशन भी था। लास्ट दिन हमें एक, जब ये शिप से हम फ्री हुए तो हमें हांगकांग में 1.5 दिन का समय मिला, और पूरा दिन हमारा खाली था शॉपिंग करने के लिए। शाम को डिनर के दौरान, डिनर से पहले क्विज होनी थी, जिसमें जो भी 4 दिन में सिखाया गया वो सवाल पूछने थे, और उस आधार पर मार्किंग दे करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिक्लेयर करना था। सब लोग घूमने गए, मैं घूमने नहीं गया। मैं पूरे दिन अपने होटल में बैठ करके मैंने जो भी 4 दिन सीखा उसको बहुत अच्छे से रिवाइज किया, याद किया, लर्न किया, क्योंकि दिमाग में एक ही चीज़ थी कि जो सीखा है अगर वो सीख गया तो मैं जब चाहूँ हांगकांग आ सकता हूँ, और अगर मैंने नहीं सीखा तो ये मेरा पहला ट्रिप तो है ही है, शायद अंतिम भी हो जाएगा। तो इस वजह से मेरा घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट था सिर्फ मेरे को सीखना है, लाइफ में आगे बढ़ना। तो फोकस वहाँ लर्निंग के ऊपर था। और उसके बाद में जब फाइनली वो क्विज हुई, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी तैयारी करी थी जिस वजह से मैं नॉर्थ को रिप्रेजेंट करके नंबर 1 पे ले करके आया, राइट। तो ये वो दौर था। वापस आए, नवंबर में ट्रिप था 99 में, जनवरी का चेक पहुंच गया 50,000 रुपये, राइट। उसके बाद में 2 महीने बाद अप्रैल में चेक पहुंच गया 70,000 रुपये, 75,000 रुपये, इतना ही चेक मदर का आता था। तो 1.5-2 लाख रुपए घर में आने लगे। अब आज से 23 साल पहले, 24 साल पहले 1.5 लाख रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। 70-75,000 रुपये कोई उस समय मतलब क्लास 1 ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, ये लोग भी नहीं कमाते थे, राइट। तो लाइफ इतनी बढ़िया सेट हो गई, मुझे लगा कि अब कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। भाई 1.5-2 साल के अंदर अंदर कार खरीद ली, फॉरेन ट्रिप मिल गया, मान सम्मान मिलने लगा, इतना बढ़िया पे आउट हो गया, मुझे ऐसा लगा लाइफ सेट हो गई। अब कभी कोई लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आएगा, या आप बिल्कुल मजे में लाइफ कटेगी। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, ये सिर्फ एक भ्रम होता है, लाइफ टफ होती है, लाइफ में हमेशा चैलेंज आते होते हैं। तो उस समय जब मुझे ऐसा लगा तो मेरी लाइफ में क्या चैलेंज आया, देखिए। मई 2000 में इंडिया में बाइनरी कंपनियों का आगमन हुआ, 2 टांग वाली जी। तो ये जो 2 टांग वाली कंपनियां आई, इन्होंने प्रलोभन क्या देना शुरू किया, कोई प्रोडक्ट नहीं है जी, कहाँ प्रोडक्ट के चक्कर में पड़े हो, हमारे यहाँ तो प्रोडक्ट ही नहीं है। ये नहीं पता था कि प्रोडक्ट नहीं है तो केवल हवाई बेचनी है। लेकिन लालची लोगों को बड़ा बढ़िया लगा, कहाँ प्रोडक्ट सीखो, याद करो, बताओ, यहाँ तो कुछ बेचना ही नहीं, तो उन्हें बड़ा आसान लगा। दूसरा, अरे कहाँ रुपए के चक्कर में पड़े हो, डॉलर में कमाओ, डॉलर में, ठीक। तीसरा, कहाँ मंथली पेमेंट एक मिलती है, यहाँ वीकली पेमेंट मिलेगी। तो बहुत सारे लोग लालच में, ग्रीड में ऐसी कंपनी में उन्होंने जाना शुरू कर दिया, जिसमें मात्र हवा बिकती थी, और उसमें भी हर एक बाइनरी में कैपिंग होती है। तो आदमी का जो लालच होता है ना, उसका कोई सीमा नहीं होती, तो पेट नहीं भरता। तो आदमी कहता है एक आईडी पे इतने ही पैसे मिल सकते हैं,
तो एक व्यक्ति 3 आईडी लेता था, एक ऊपर 2 लेफ्ट राइट में वो खुद की अपनी, और कुछ लोग और भी बड़े वाले होते थे, वो 3 की जगह 6, 9 और 12 भी लगाते थे। तो ऐसे बड़े लोग थे। तो ये काम शुरू हुआ। उस समय क्या था, मेरी टीम में 14 फुल टाइम लीडर्स थे जो मेरी तरह एज अ कैरियर इस बिजनेस को अडॉप्ट करके फुल टाइम काम कर रहे थे और बड़े डेडिकेटेडली काम कर रहे थे। तो 14 में से 12 लोग इस कंपनी में चले गए, ठीक, जिसमें से मेरा मामा भी था। अब देखिए, मैं कभी कभी देखता हूँ कोई व्यक्ति, किसी का एक कोई नेटवर्क चला जाए तो लोग बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरी तो 80% 85% लीडरशिप चली गई है, वो भी एक ही दिन के अंदर में। दिल्ली में एक हॉल है लोधी रोड पे, डेल्टन हॉल उसको बोलते हैं। हर शनिवार की शाम को वहाँ बिजनेस प्रेजेंटेशन हुआ करती थी। उसमें 350 की कैपेसिटी है, लेकिन 450 500 लोग बैठा रहते थे। गलियारे में भी लोग बैठते थे, कुर्सियां नहीं दिखती थी, लोगों के सर ही सर नजर आते थे। लेकिन जब ये लोग चले गए, उसी हॉल में 50 लोग बिठाने भी मुश्किल हो गए। तो ये बड़ा उस समय टफ टाइम आया। पहली बार मैं इन चीज़ों को फेस कर रहा था। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा टफ समय था, राइट। थोड़ा सा डिप्रेशन आया, माइंड अलग हुआ। लेकिन उसके बाद मुझे एक स्टोरी याद आई जो मैंने पढ़ी थी। स्टोरी क्या थी, एक पेंटर थे एम.एफ. हुसैन साहब की तरह। उन्होंने लाइफ में जितनी भी पेंटिंग करी थी उसकी एग्जीबिशन लगाई गई, 3 दिन की एग्जीबिशन थी। सेकेंड दिन प्रदर्शनी में शॉर्ट सर्किट हुआ, उनकी सारी पेंटिंग जल गई, सब खत्म। तो जब सब आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आग इतनी भीषण थी, उसमें बचना कुछ नहीं था। तो वो हल्का सा मुस्कुराने लगे। तो लोगों ने सोचा शायद इनको सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तो कुछ लोग डॉक्टर को भी फ़ोन करने लगे। तो उन्होंने कहा किसी को मत बुलाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मैंने जितना भी काम किया था सब जल गया। अब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने जब ये पेंटिंग बनाई थी 10 साल पहले, कोई 15 साल पहले, कोई 20 साल पहले, आज मेरे पास तब से 100 गुना ज़्यादा तजुर्बा या अनुभव है। मैं तब ऐसा काम कर सकता था, तो अब तो बहुत बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास। और दूसरी चीज़, अगर मेरे पास टैलेंट नहीं है, ये जो पेंटिंग है बाय चांस बन गई थी, तो बिना किसी टैलेंट के ऊपर वाले ने इतने साल इतने पैसे दिए, मान सम्मान दिया, तो भी मुझे रोने का या दुखी होने का कोई अधिकार नहीं है। तो वहाँ से मैंने रिलेट किया कि जब मैं 98 में आया था, मैं किसको लेकर आया था। मैं तो कुछ जानता नहीं था, मैं तो अकेले ज्वाइन किया था। तो उस समय काम करना भी नहीं जानता था, मीटिंग करना नहीं जानता था, माइक पकड़ना नहीं जानता था। तो 2 साल में अगर मैंने नेटवर्क बनाना सीखा, तो मैं एक बार बना सकता हूँ, तो मैं दोबारा भी तो बना सकता हूँ। और अगर मुझे नहीं आता, बाय चांस ये बन गया, तो बिना किसी काबिलियत के फॉरेन ट्रिप भी खुदा ने दे दिया, कार भी दे दी, इज्जत भी दे दिया, मान भी दे दिया, सम्मान भी दे दिया, पैसे भी दे दिए, तो भाई तो रो क्यों रहा है। तो जब ये बात मेरे जहन में गई, तो मैं बड़ा रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होने के बाद में जब आदमी रिलैक्स होता है, तब आदमी का दिमाग काम करना शुरू करता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो लोग बचे थे उनकी लिस्ट निकाली और उनको फ़ोन करना शुरू किया कि मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ, आप मेरी टीम में आते हैं जी, आपने ऐसे करके ये बिजनेस ज्वाइन किया था, यदि आप इच्छुक हैं तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आओ मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत से लोगों को फ़ोन किया। कोई 10वें लेवल पर था, कोई 20वें लेवल पर था, कोई 50वें लेवल पर होगा। उनमें से कुछ लोगों ने मना कर दिया स्वाभाविक तौर पर, कुछ लोगों ने कहा हाँ जी हम काम करना चाहते हैं। तो मैं उनके घर गया, उनके साथ बैठा, चर्चा करी, डिस्कशन करा। मैंने कहा सर आइए, आप चिंता मत करिए, आप मीटिंग रखिए अपने घर पर, मैं आता हूँ, मैं आपके साथ में काम करूँगा। तो कुछ लोग उनमें से तैयार हुए, उनके साथ में मैंने काम करना शुरू कर दिया। होम मीटिंग्स उनके साथ में करनी शुरू करी, एक्टिविटीज़ बढ़ा दी टीम के साथ में और पर्सनल दोनों। पर्सनल मतलब अपनी खुद की प्रोस्पेक्टिंग बढ़ा दी, ताकि मैं अन्य स्वयं की अन्य लाइन खोल सकूं। और जो नीचे लोग जो टीम में बचे थे, उनके साथ मिलकर मैं उनकी होम मीटिंग्स भी करनी शुरू कर दी, यानी कि दोनों एक्टिविटीज शुरू करी, पर्सनल भी और टीम की भी। ट्रेनिंग्स बढ़ा दी, प्लान शो और ज़्यादा बढ़ा दिए और ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। आपको जब अपना बिजनेस ग्रो करना है, बात कम करनी है, काम ज़्यादा करना है। आप जितना ज़्यादा एक्टिविटी करोगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सो मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ मैंने मेरी ट्रैवलिंग बढ़ा दी।
जैसे मैंने आपको बताया, मैं लोगों को फ़ोन कर करके मिला, तो दिल्ली में वसंत कुंज में एक लेडी डॉक्टर थी, उनके मैं घर गया, तो वो मणिपुर से बिलोंग करती थी, राइट। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, तो वहाँ से वो बिलोंग करती थी, डॉक्टर थी, और उनका नेटवर्क वहाँ था। तो उन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ जा सकते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा बिजनेस है जी, वहाँ बहुत बढ़िया काम हो सकता है। तो मैंने कहा चलिए मैम, मैं चलता हूँ आपके साथ में। तो वो बोली मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अभी नहीं जा सकती। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मीटिंग फिक्स कर दीजिए, मैं जाता हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मणिपुर है कहाँ, नॉर्थ ईस्ट हमारे देश में कौन से भाग में पड़ता है। तो यहाँ से दिल्ली से गुवाहाटी तक की तो मैंने ट्रेन पकड़ी, गुवाहाटी से आगे 24 घंटे और लगते हैं, बस पकड़ के मैं फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट गया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये सन 2000 की बात है, क्योंकि उस समय वहाँ मिलिटेंसी या टेररिज्म बिल्कुल पीक पर था। 6 बजे के बाद कोई किसी को निकलना अलाउड नहीं होता था। 6 बजे हमारे होटल को बाहर से बंद कर दिया जाता था, और वहाँ पर हिंदी बैन थी। अगर कोई हिंदी बोलता था या हिंदी गाने बजाता था तो वहाँ के जो टेररिस्ट ग्रुप थे वो कान काट देते थे। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ हिंदी बैन हो, लेकिन ये सत्य है, ठीक। तो 5 साढ़े 5 बजे के बाद हम काम नहीं कर सकते थे, बाहर नहीं निकल सकते थे, होटल में ही रह करके ज़्यादा काम किया करते थे, ज़्यादा इधर उधर जा भी नहीं सकते थे, पता नहीं होता था कौन किडनैप कर ले, इस तरीके की स्थिति होती थी। सो ऐसी ऐसी जगह जाकर काम किया, अपनी ट्रैवलिंग और ज़्यादा बढ़ा दी, बुक्स और ज़्यादा पढ़नी शुरू कर दी, अपने आप को बनाया नेगेटिव प्रूफ। नेगेटिव प्रूफ क्या होता है? जैसे बुलेट प्रूफ हो गया। बुलेट प्रूफ क्या है? सपोज करिए ये जैकेट अगर बुलेट प्रूफ है तो इसका असर, गोली का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, इसको बोलते हैं बुलेट प्रूफ। नेगेटिव प्रूफ का मतलब क्या है कि कोई भी नेगेटिव बात का असर आपके ऊपर ना हो, आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है। देखिए जनरली हम सबको पता होता है कि हर व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना है तो कम से कम उसको आधा या 1 घंटा व्यायाम के रूप में देना चाहिए, चाहे वो योगा के रूप में हो, चाहे वो वॉकिंग के रूप में हो, चाहे वो जिम के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, या किसी स्पोर्ट्स के रूप में हो, कैसे भी आप समझ लीजिए। हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, राइट, अच्छा भोजन लेना चाहिए, फूड सप्लीमेंट्स खाने चाहिए, हम सबको पता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो इस चीज़ की महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देखिए व्यक्ति जैसे बीमार पड़ता है उसकी डाइट चेंज कर दी जाती है, उसको हेल्दी डाइट पे रखा जाता है, दवाइयाँ टाइम पे दी जाती हैं, सप्लीमेंट्स अगर कोई हैं वो टाइम पे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो व्यक्ति बीमार है, उसको न्यूट्रिशन की और दवा की सख्त ज़रूरत है। अगर वो उस समय उसको नहीं मिली तो वो और बीमार हो सकता है या मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। सेम वे जब जीवन में हमारे ऊपर कठिन समय आता है तो हम जीवन में बीमार हो जाते हैं, तो उस समय और ज़्यादा जरूरी होता है हम अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं, राइट, अपने आप को नेगेटिव प्रूफ बनाएं। सो मैंने ये कार्य करने शुरू किए। उसके बाद बहुत सारी, जब भी समय मिलता था, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे के बाद हमें होटल में बंद कर देते थे, बहुत समय होता था हमारे पास में, तो पॉजिटिव मूवीज़ देखनी शुरू करी, राइट, जो प्रेरित कर सके। और एक रूल बनाया, नो गॉसिप, यानी कि कोई भी फालतू गप नहीं करनी। जो लोग चले गए उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, अच्छी या बुरी। अगर आप उनके बारे में बात करोगे तो घूम फिर करके एनर्जी वहीं अटकी रहती है आदमी की। तो एक रूल बनाया, जितने भी लोग थे, पुराने लोग जो बचे हुए थे, यार वो जो चले गए, भगवान उनको भी कामयाबी दे, लेकिन हम उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ना अच्छी बात करेंगे ना खराब बात करेंगे। तो उनका जीवन था, उन्होंने जो अपने निर्णय लिया, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना हमें उनसे कोई तकलीफ है। वो जहाँ रहें तरक्की करें, अच्छी बात है, इसका ये कुछ नियम बनाए। और 6 से 7 महीने लगे, वापस बिजनेस वहीं आ गया जहां उन लोगों के जाने से पहले था। 2001 में आते आते सेम चेक 75-80 हज़ार रुपये का पहुंच गया। 2001 में मैंने ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप क्वालिफाई किया। 1 हफ्ते के लिए हम लोग सिडनी गए, और मेरे पेरेंट्स भी गए थे, मेरी वाइफ भी गई, उसका पहला ट्रिप था। उसके बाद में 2002 में साउथ अफ्रीका जब हम गए तो वहाँ पर एक लेवल हुआ करता था, इसको डायमंड लेवल बोलते थे। वो यहाँ वाला डायमंड नहीं है, यहाँ के हिसाब से अगर समझाऊँ तो आप समझो डबल क्राउन, लेकिन वो डबल पीवी वाले नकली डबल क्राउन नहीं, असली डबल क्राउन जो 12 लाइनों से एलओपी लेते हो। सो ऐसा एक लेवल था जिसको डायमंड लेवल बोलते थे। तो वहाँ जो डायमंड लेवल क्वालिफाई करता था उनको बिजनेस क्लास में ले जाया जाता था फॉरेन ट्रिप में।
तो 2002 में साउथ अफ्रीका में जब मैंने देखा कि उस समय पूरे इंडिया में 3 या 4 लोग इस लेवल पे थे बस, कि उनको बिजनेस क्लास की टिकट मिली है, तो मैंने डिसाइड किया कि अगले साल मैं बिजनेस क्लास के अंदर में आऊँगा या इस लेवल पे पहुँचूंगा। 2003 में पेरिस में मैंने बिजनेस क्लास ट्रेवल किया अपने पेरेंट्स के साथ में, 2004 में स्विट्ज़रलैंड, और ये सब कुछ था। ये 2001 का ऑस्ट्रेलिया ट्रिप है, वाली सर साथ में है। उसके बाद में ये फॉक्स स्टूडियो है जहाँ टाइटैनिक मूवी शूट हुई है। सिडनी का बहुत मशहूर स्टूडियो है, यहाँ बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज शूट हुई है। टाइटैनिक मूवी का एक मेजर हिस्सा यहाँ शूट हुआ था। मेरे पेरेंट्स है, और चेक बढ़ते बढ़ते 1,40,45,000 रुपये मेरा पर्सनल पहुँच गया। लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास मदर का चेक था। तो घर में अगर आप जोड़ दें तो लगभग 3.5 लाख रुपए आते थे। तो 2003 में 3.5 लाख रुपए बहुत अच्छी इनकम थी। और उस समय मैंने अपनी सेकंड कार खरीदी, स्कोडा एक्टिविया थी। तो ये कार मैंने ली थी, उसकी कुछ ओरिजिनल फोटोग्राफ है उस समय की शोरूम की जी। तो ये दौर था। अब उस समय फिर से ऐसा लगा कि सब कुछ लाइफ में सेटल्ड है, अभी कोई परेशानी नहीं है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, मज़ेदार लाइफ है, बढ़िया पैसे मिल रहे हैं, नई कार खरीद ली, नया घर खरीदने की बात चल रही थी, सब कुछ बहुत बिल्कुल सेट था। एंड तभी जैसे मैंने कहा, लाइफ कभी आसान नहीं होती, लाइफ में चैलेंज और टफनेस हमेशा बनी रहती है। एक पर्सनल ट्रेजेडी घर में हुई। मेरा कज़न ब्रदर जो मेरे से 8-9 महीने छोटा था, उसकी शादी होने वाली थी। 2 हफ्ते पहले उसका मर्डर हो गया बॉम्बे में, और जिस वजह से सारा घर अपसेट हो गया। तो मेरी मदर उस समय इन्वेस्टिगेशन में लग गई, बाद में केस लड़ने में लग गई, तो वो उधर चली गई। मैं इधर अकेला रह गया बिजनेस बिल्ड करने के लिए, और काफ़ी सारे चैलेंजेस आने लगे। उसी दौरान ये नया घर खरीद लिया था, इसकी EMI भी शुरू हो गई थी। और इस तरीके का ये 2004 के अंदर का है। 2004 में सिंगापुर ट्रिप पे हम लोग गए थे, क्योंकि उसका एक छोटा सा फोटोग्राफ था। एनीवेज 2005 आते आते लाइफ बहुत टफ हो गई। टफ क्यों हुई? क्योंकि उस समय मैं जिस कंपनी में काम करता था, वो कंपनी के जो ओनर थे वो एक पारंपरिक बिजनेसमैन थे, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन थे। और उन्होंने अपनी कंपनी को चलाने के लिए कुछ लोग रखे हुए थे, जिसे मैनेजमेंट कहते हैं। और दुनिया में हर एक मुलाजिम का बेसिकली काम होता है अपनी कंपनी को मुनाफा करके देना। बहुत सीधी सरल सी बात है। अगर कोई कंपनी किसी को 50,000 रुपये तनख्वाह देती है, तो कम से कम वो 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का काम उससे देगी, तब जाकर उसको 50,000 रुपये देगी। तो ये जो नई मैनेजमेंट आई थी, इनकी सोच क्या थी? इन्होंने आते ही कुछ चेंजेस करने शुरू करे। सबसे पहले इन्होंने पूरे देश में जो बिजनेस मीटिंग होती थी, जैसे हमारे यहाँ CIT होती थी, वो बंद कर दी। उन्होंने लाला जी को समझाया कि लोगों को अपने आप होम मीटिंग करने दो, आप ये जो पैसे खर्च करते हो ये मत करो, इतने पैसे बचेंगे। तो इतने करोड़ रुपए का उन्होंने मुनाफा उनको दिखा दिया, ये पैसे बचा कर दे। दूसरा, उन्होंने सेमिनार्स होते थे पूरे देश भर में, जैसे आज आप यहाँ पर आए हैं कि कंपनी सेमिनार है, सो ऐसे उन्होंने सेमिनार होते थे, वो भी करना बंद कर दिए। काफ़ी सारे प्रोडक्ट बंद किए, प्लान में चेंज किए, बहुत सारे चैलेंजेस आने शुरू हुए, जिसकी वजह से देश भर में सभी का बिजनेस गिरा, मेरा भी गिरा, और जितने भी फुल टाइम लोग थे वो तकलीफ में आने शुरू हुए। 2006 में चैलेंज और ज़्यादा बढ़ गया, और आमदनी काफ़ी कम हो गई थी, खर्चे काफ़ी बढ़ गए थे, ये सारी समस्याएं रही। और बहुत से लोगों ने पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया। किसी ने अपना कोई साइड में बिजनेस शुरू कर दिया, किसी ने कोई काम खोल लिया। सो इस तरीके के अलग अलग चैलेंजेस थे। उस समय मैंने देखा शहर में किसी को फुल टाइम कन्वर्ट करना मुश्किल हो रहा था उस इनकम पर, लेकिन तब कुछ लोग गांव में काम कर रहे थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर में, जैसे हमारे यहाँ पर एग्री 82 प्रोडक्ट है। तो ऐसे वहाँ एक प्रोडक्ट हुआ करता था, जो लोग उसके ऊपर काम कर रहे थे उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, उनकी तरक्की हो रही थी। तो मुझे ये आइडिया आया कि मुझे भी इस पर काम करना चाहिए। लेकिन मेरे साथ समस्या क्या थी कि मुझे खेती का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे पता ही नहीं था खेती होती कैसे है। मैं गांव से जरूर बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं छुट्टियों में जाता था, बस घूमने के लिए जाता था, बाकी मुझे कोई आइडिया नहीं था। दूसरा, मुझे पता नहीं था ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है। लेकिन अगर आपने सीखने की लगन होती है तो ये चीज़ें आप सीख सकते हो। कोई भी चीज़ माँ के पेट से कोई कुछ सीख कर नहीं आता, आपकी लगन आपको सिखवाती है।
जब मैंने देखा कि जो लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी तरक्की हो रही है, तो मैंने एक लीडर से कहा कि आप एक मीटिंग मेरे लिए कर दोगे, या आप मेरे को एक मीटिंग दिखा दो, आप क्या करते हो इस प्रोडक्ट के ऊपर, मैं आप कैसे इतना अच्छा कर पा रहे हो। तो उनकी मैंने एक मीटिंग अटेंड करी, तो मुझे समझ में आ गया कि जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है ये खेती में खर्चों को कम करता है, पैदावार को बढ़ाता है, एनवायरनमेंट के लिए यानी वातावरण के लिए बढ़िया है, और इस पर बहुत अच्छा काम हो सकता है। अब चैलेंज क्या था, जैसे मैंने कहा कि हमें कहाँ से ऐसे लोग लगा, तो मैं अपने मदर साइड के गांव गया, वहाँ कुछ लोग ढूंढे, फादर के गांव गया, वहाँ कुछ लोग ढूंढे। सो ऐसे मैंने धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना शुरू किया, लेकिन खास सफलता नहीं मिल रही थी। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरे मामा के एक मित्र हुआ करते थे, मुजफ्फरनगर शहर पड़ता है दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर, और वो सारा गाँव का से घिरा हुआ, उसके आसपास में 1000-1500 गाँव हैं, और उनका होल्ड बहुत अच्छा है। लेकिन समस्या क्या थी, मेरे पास उनका नंबर नहीं था। अब उनको मैं ढूंढूं कैसे, लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। उनके जो पिताजी थे वो काफ़ी मशहूर लॉयर थे, तो मैं उधर शहर के कोर्ट में चला गया और मैंने पूछा उनके नाम से, आप उनको जानते हो? तो दूसरे तीसरे लॉयर ने कहा हाँ जी मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी मशहूर लॉयर थे उस शहर के। तो मैंने कहा जी आप उनका मुझे पता दे सकते हो? उन्होंने कहा पता तो मुझे मालूम नहीं। फिर दूसरे किसी से पूछा, उसने कहा मुझे भी नहीं पता। तीसरे से पूछा, उसने कहा मुझे नहीं पता। पाँचवें या छठे वकील ने कहा हाँ जी मुझे इतना पता है, वो किस एरिया में रहते हैं। तो मैं उस एरिया में चला गया रिक्शा पकड़ करके, तो वहाँ पूछा जी ये गुंजन मलिक जी उनका घर मालूम है आपको? तो 4-5 लोगों से पूछा होगा, छठे व्यक्ति ने कह दिया हाँ वो पिछली गली में रहते हैं। तो ऐसे करके मैंने उनको ढूंढ लिया, ढूंढा, उनको बताया ऐसे ऐसे इस तरीके से करके। उनका क्योंकि सारा ग्रामीण क्षेत्र से टच था, सो ऐसे उनके थ्रू मैं काफ़ी सारे गाँव का नेटवर्क बनाने में कामयाब रहा। और उस समय से पहले क्या होता था कि हम सूट, जब दिल्ली में काम कर रहा था डॉक्टर सर इन सब के साथ में, तो सूट लगा के काम किया, सूट पहन के काम किया करते थे, 3 पीस सूट पहन के काम किया करते थे। गांव में तो 3 पीस सूट पहन नहीं सकते थे, कुत्ते अलग पीछे पड़ जाते थे। तो 3 पीस सूट टांग दिया, कुर्ता पजामा लिए 4-5, बाजू मोड़ी और काम करना चालू। सो यहाँ से ऐसे I started working on agri product, right? अपॉर्चुनिटी मैन्युफैक्चर करना, अपॉर्चुनिटी यानी मौके को मैन्युफैक्चर करना। ये कब होता है, जब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होता है कि मुझे कामयाब होना, तो आप फिर कहीं ना कहीं आपका दिमाग आपको रास्ता दे देता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सूट छोड़ के कुर्ता पजामा पहनना शुरू कर दिया, गांव गांव जाकर वर्किंग करनी शुरू कर दी। उस समय क्या होता था, उत्तर प्रदेश के गांव में बड़ा बुरा हाल था, लाइट नहीं आती थी, राइट? आज से 20 साल पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ। गाँव में लाइट आती नहीं थी बिल्कुल भी, सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब थी, गर्मी बहुत लगती थी, फ़ोन चार्ज होता नहीं था। लेकिन क्या करें, तरक्की तो करनी है, कुछ ना कुछ तो करना ही था। ये सारे चैलेंजेस थे, सड़कें बड़ी ख़राब थी, राइट, बहुत गर्मी लगती थी, ये सारे चैलेंजेस थे। एनीवेज काम करना शुरू किया। उसी समय सीक्रेट वीडियो आया था। आप में से कितने लोगों ने सीक्रेट का वीडियो देखा है? जी, जब मैंने सीक्रेट का वीडियो देखा तो बहुत इंस्पायरिंग वीडियो था, लेकिन उस समय मेरी सारी डाउनलाइन जो थी वो गांव के धोती कुर्ते और गमछे वाले थे। तो मैंने उनको वीडियो दिखाया, तो उनको उनको तो क्या उसमें पल्ले पड़ना था, उसमें जो वो वैसे भी उस समय ओरिजिनल तो वो अंग्रेज़ी में और अंग्रेजों की अंग्रेज़ी में है, तो वो तो अच्छे अच्छों की समझ में नहीं आता। तो वो बैठ करके मैंने खुद से ट्रांसलेट किया, 1.5 महीना लगा खुद से ट्रांसलेट करने में। यानी कि खुद से ट्रांसलेट का मतलब क्या है, उसको हिंदी में डब किया। स्टूडियो तो था नहीं मेरे पास में, अपने से ही किया। जैसे कैसे किया, 11 मिनट 2 सेकंड पे वो ये बोल रहा है, तो 8 सेकंड में ये बोला, तो ऐसे कर करके उसकी स्क्रिप्ट बनाई और उसको फिर खुद की आवाज़ में डब किया ताकि ये लोग समझ सकें। 2007 आते आते मेरा ही नहीं, पूरी इंडिया में इंडस्ट्री का सबसे लोएस्ट पीरियड रहा, एंड बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ गए, कर्जे बढ़ गए, क्रेडिट कार्ड के कर्जे हो गए। उस समय जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले घर दिखाया था वो ICICI बैंक से लोन पर था, 13 साल का लोन था। एक दिन फ़ोन आया कि हम GE मनी कैपिटल से बोल रहे हैं जी, आप अपना लोन अगर हमें ट्रांसफ़र कर दोगे तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम आपको 5 लाख रुपए टॉपअप दे देंगे। तो जब आप ऐसे दौर से गुजर रहे होते हो तो फिर मुझे लगा इससे अच्छा क्या हो सकता है, तो मैंने कहा हाँ जी कर दो। तो मैंने अपना लोन ICICI की जगह प्राइवेट फाइनेंसर से फाइनेंस करवा लिया। फाइनेंस हो गया। 8-9 महीने बाद इस प्राइवेट फाइनेंसर ने क्या करा, बिना बताए जो 13 साल का लोन था
उसको 39 साल का बना दिया सेम किस्त को। जब ये डॉक्यूमेंट मेरी मदर ने पढ़े और उन्होंने मेरे को दिखाया, अब यकीन जानिए 10 मिनट तक आँख के आगे अंधेरा छा गया जब कैलकुलेट किया कि 13 नहीं 39 साल तक लोन देना है। तो मैंने कहा मैं मेरे अगली जनरेशन भी बुढ़ी हो जाएगी ये पैसे देते देते, 40 साल कौन चुकाएगा। एंड उसमें आप उनका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब आप लोन लेने जाते हैं वो आपसे इतने साइन कराते हैं, इतने साइन कराते हैं, इतने साइन कराते हैं, लास्ट तक आप अपने खुद के साइन भूल जाते हो। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, उसमें उन्होंने सब कुछ लिखवा रखा होता है, राइट। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आप कोर्ट में जाकर के लड़ो। अब एक अकेला आदमी कोर्ट में जाकर उनसे क्या लड़ेगा, उनके पास तो वकीलों की फौज है, उनका काम ही यही है, ठीक। तो उनसे लड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक और चैलेंज शुरू हो गया, राइट। 13 साल का लोन 39 साल का बन गया। उसके बाद कर्जे अलग हुए। जो कार मैंने आपको दिखाई थी वो कार बिक गई और एक सेकेंड हैंड कार खरीदनी पड़ गई काम चलाने के लिए। लांसर कार थी, राइट। और वो क्योंकि सेकेंड हैंड कार थी, जब आप सेकेंड हैंड कार खरीदने जाओ डीलर के पास में, वो बिल्कुल ऐसी चमका के रखता है, वो 1 महीने तक ही चमकती है। उसके बाद जब आप उसे खरीद लेते हो 1 महीने के बाद में दूसरे महीने से वो गड़बड़ करनी शुरू होती है। तो हर थोड़ी थोड़ी देर में उसका इंजन गर्म हो जाता था। 2-2 लीटर की 2 बोतल साथ में रखनी पड़ती थी उसमें पानी डालने के लिए, तब जा करके वो चलती थी। ये इस तरीके की सिचुएशन हो गई, राइट। एंड जब ये सब होगा तो तनाव तो मुफ्त मिलेगा आपको और बहुत सारा तनाव मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा तनाव आया लाइफ के अंदर में, राइट, घर में भी हर जगह। अब उस समय देखिए, उस समय के ये मेरे डाउनलाइन हुआ करते, राइट। ये सारे के सारे धोती वाले, गमछे वाले, कुर्ते वाले, ये सारे मेरे डाउनलाइन हुआ करते थे। ये वो सेकेंड हैंड था, ये यहाँ पर पहुँच गए। बढ़िया जी, चलिए कोई बात नहीं, लाइफ टफ होती है, समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद में ये जो लांसर का सेकेंड हैंड कार का लोन लिया था, ये उसका लेटर है। 1.5 लाख रुपए का लोन था, 5,000 रुपये इसकी किस्त जाती थी, वो भी एक बार बाउंस हो गई थी। डेट देखिए 25 जनवरी 2007। बाद में वो घर पे आया था लेने, ये 500 रुपये का वो इंटरेस्ट लगा करके 5500 रुपये उसको कैश दिए थे। तो ये वो दौर था जब एक एक पैसे की किल्लत थी, ठीक। ऑब्वियसली 2007 अंत तक आते आते जब ये ऐसी सिचुएशन हो गई तो सबने कहा मैं फिनिश हो चुका है या ख़त्म हो गया, बस आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे पता था अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। मुझे मेरा ऐसा मानना था और है कि मैं एक चैम्पियन हूँ और मैं ज़रूर कामयाब बनूँगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इट डज़ नॉट मैटर व्हाट पीपल थिंक और से अबाउट यू। इससे फ़र्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। फ़र्क इससे पड़ता है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या विश्वास करते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम का सारा खेल है। पूरी दुनिया के आप कुछ नहीं कर सकते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर लगता है आप कुछ नहीं कर सकते, आप उस दिन फिनिश होते हो। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। एंड 2007 में दिसंबर में सक्सेस बाय चॉइस की मैं एक वर्कशॉप करता हूँ, वो मैंने मुजफ्फरनगर में करी। और उसमें पहला अध्याय ये होता है कि लिखते हैं कि लिखिए आपकी आज की वर्तमान स्थिति कैसी है, वर्तमान में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, यानी आपकी पैसे का आपकी इनकम कितनी है, कंफर्टेबल है या नहीं है, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है डिटेल में खोल के लिखते हैं। आपका व्हीकल क्या है, कौन से वाहन पर आप चल रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं या नहीं, लाइफ कंफर्टेबल है या नहीं है, क्या तकलीफ है, आप वर्तमान में जो भी जीवन है वो लिखते हैं। तो मैंने भी लिखा 6-7 पेज की सारी फ्रस्ट्रेशन थी उस समय। लिखने के बाद में उसका अगला कार्य मैंने किया, उसको जला दिया। जलाने का अर्थ होता है कि अब ये चीज़ जीवन से चली गई। उसके बाद दूसरा उसका सेशन में लिखते हैं, ये लिखाया जाता है कि आप लिखिए आपका जीवन कैसा होना चाहिए, कैसी इनकम होनी चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, कौन सा वाहन आप लेना चाहेंगे, कौन से घर में रहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, कैसा जीवन आपका एक आइडियल जीवन होना चाहिए। तो वो जब मैंने लिखा तो तकरीबन 12 पेज बने होंगे A4 शीट के। तो वो 12 पेज लिखने के बाद में उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया और रिकॉर्ड करके उसको बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में बार बार दिन में 50 दफ़ा, 100 दफ़ा, 150 दफ़ा पागल की तरह सुनना शुरू कर दिया।
बार बार सुनने से हुआ क्या कि वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में गई, अवचेतन मन में गई। अवचेतन मन हर चीज़ को यूनिवर्स में भेजता है। तो यूनिवर्स में जब ये काम चला कुछ दिन तक लगातार, मैंने इसको अपने ऊपर जब अप्लाई किया, ये सारे काम किए, राइट। उसके बाद क्या हुआ, जनवरी 2008 में एक शख्स मेरे घर पर आए और उन्होंने मुझे बताया कि गौतम वाली साहब ने अपनी कंपनी खोली है जो कि कानपुर साइड में और बेंगलोर में अच्छा बिजनेस कर रही है। और उसके बाद उन्होंने ऐसे कहा मेरी मदर को कि वाली साहब ने मुझे नेशनल सेल्स हेड के लिए बुलाया था और वो 1.25 लाख रुपए दे रहे थे ट्रेनिंग करने के लिए। तो ये कह के वो थोड़ी बहुत देर बाद चाय वाय पी के चले गए। तो बाद में मेरी मदर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे वो आए थे और वो ये बोल रहे थे तू जाके वाली साहब से मिल, तू इनसे ज़्यादा बेहतर काम, मेहनती है, ज़्यादा काम कर सकता है, तो वो इन्हें पैसे दे सकते हैं, तेरे को भी दे सकते हैं, जाके मिल ले सर से एक बार। तो मैंने सर को फ़ोन किया और मैं सर से मिलने के लिए गया। तो सर से मैं मिलने गया था एक ट्रेनर के लिए, जॉब के लिए सर के पास में गया था, क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी थी। और मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर पैसे नहीं बनाता, कंपनी पैसे बनाती है। उदाहरण के तौर पे नाम लेना नहीं चाहिए, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ले देता हूँ। अरसिम नाम की कंपनी थी, इसका टर्नओवर बहुत बड़ा था, कंपनी पैसा बनाती थी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास ना के बराबर पैसे आते थे, चवन्नियों में भी पैसे मुश्किल से आते थे, इतना टर्नओवर देने के बाद भी। वाली साहब ने मेरे को कुछ चेक दिखाए उस समय, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 डिस्ट्रीब्यूटर थे। उस समय जो हाईएस्ट रनर थे उनका पे चेक करीब 4 से 5 लाख रुपए के बीच में था, और जो नंबर 2 और नंबर 3 रनर थे उनका चेक तकरीबन 3 लाख रुपए महीने के आसपास था। ये 2008 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जनवरी की। और ये नंबर 2, नंबर 3 रनर को मैं जानता था बहुत अच्छे से, स्पेशली जो उस समय नंबर 2 रनर थे, क्योंकि उनको इंडस्ट्री में नहीं लेकर के आया। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, लेकिन मुझे पता था कि अगर ये यहाँ पहुँच सकते हैं तो मेरे में इनसे बहुत ज़्यादा काबिलियत है, मैं इनसे बहुत बेहतर कर सकता हूँ। वाली साहब ने मुझे कहा, देखिए आप जब तक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तब तक आप कितने भी मेहनती क्यों ना हो, आप स्ट्रगल करते हो। उन्होंने मुझे उदाहरण दिया, मान लीजिए पानी इस दिशा में बह रहा है, नदी बह रही है ऐसे, पानी का भाग ऐसे है, और अगर इस पर हम विपरीत तैरेंगे तो क्या हम कोई रेस जीत सकते हैं? मैंने कहा नहीं सर, रेस कहाँ जीतेंगे। तो बोले हाँ बिल्कुल सही, बस ये है कि अच्छे तैराक होंगे तो डूबेंगे नहीं, लेकिन रेस नहीं जीतेंगे, यानी कि स्ट्रगल चलती रहेगी। तो जब तक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आप कितने भी मेहनत क्यों ना करें, आप अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे, ड्रीम को पूरा नहीं कर पाएंगे, बामुश्किल जीवन को मेंटेन करेंगे, बामुश्किल, और वो भी कब तक करेंगे। सो ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बोली। तो सर ने मुझे कहा कि देख मेरी बात मान, एक बार मन से काम करके देख, मैं तेरे को वादा करता हूँ कभी लाइफ में पैसे की दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा चलो सर, अगर आप कहते हो ठीक है सर, करते हैं। 7 फरवरी 2008 को मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, और घर में उस समय माहौल कैसा था, बड़ा अजीब सा माहौल था। घर में एक्सपेक्टेशन ये थी मैं ट्रेनिंग के काम के लिए गया हूँ, पहले दिन से ही पैसे आएंगे, लेकिन जब मैंने कहा मैं एक कंपनी को छोड़ के दोबारा दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो 15-20 दिन तक घर में किसी ने मुझसे बात नहीं करी। एनीवेज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि आखिरी मौका है जीवन में कुछ करने का। हर समय दिमाग में ये, उस समय लोगों ने कहा नहीं होगा, दोबारा नेटवर्क नहीं बनेगा, किसी ने भी पॉजिटिव सलाह नहीं दी। हमारे यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल मुफ्त मिलती है, उसे कहते हैं सलाह। हर व्यक्ति आपको सलाह देने आ जाता है, और जितने भी लोग सलाह देते हैं इन्होंने खुद ज़िंदगी में कुछ नहीं किया होगा, कमाल की बात ये है, लेकिन सलाह देने में ये चूकते नहीं हैं, राइट। एक्सपर्ट होते हैं सलाह देने में। तो लोगों ने अलग अलग सलाहें दी, नहीं होगा, दोबारा नेटवर्क नहीं बनेगा, कुछ और भी कर लो, पार्ट टाइम वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी। डेफिनेटली सक्सेस ओवरनाइट तो मिलती नहीं है, प्रोसेस है, मेहनत करनी शुरू करी, माइंडसेट बनाया कि मुझे सक्सेसफुल होना है, विद यू विदाउट यू। विद यू विदाउट यू क्या है, ये मेरी लाइफ की फिलॉसफी, आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन ये मेरी फिलॉसफी है। विद यू विदाउट यू बड़ा सिंपल है। अगर मैं किसी प्रॉस्पेक्ट को प्लान दिखाता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ मुझे सफल होना है, विद यू विदाउट यू डिसाइड आपने करना है। विद यू मतलब अगर आप करके साथ काम करते हो तो हम दोनों सफल होंगे, ये हो गया विद यू। विदाउट यू अगर आप नहीं आते तो भी मैं कामयाब होऊंगा आपके बिना। आप डिसाइड करो आपको कामयाब होना है या नहीं होना। ये फिलॉसफी डाउनलाइन के लिए भी सेम है, प्रॉस्पेक्ट के लिए भी सेम है। डाउनलाइन की सेम चीज़ कहता हूँ, आओ भाई मिलकर काम करते हैं, तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं,
मिलकर करोगे तो भी व्यूज कामयाब होंगे, एक साथ कामयाब होंगे। आप नहीं करोगे तो भी मुझे कामयाब होना है, तो मैं आपके बिना कामयाब हो जाऊंगा। आप डिसाइड करो आपको होना है या नहीं होना है। सो ये कुछ फिलॉसफीज बनाई, पर्सनल प्लान दिखाने शुरू किए, कुछ टीम्स आई उनके साथ में उनके लिए प्लान दिखाने शुरू किए। एक फॉर्मूला अपनाया। फॉर्मूला क्या था? आई इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू बी स्क्वायर। ये क्या है? आई से बनता है इनकम। इस बिजनेस में आपकी इनकम आधारित है इन तीन चीजों के ऊपर में। सबसे पहले एन। एन स्टैंड्स फॉर नंबर। ये बिजनेस जो है ये टोटल और टोटल नंबर्स का गेम है। नंबर्स का गेम कैसे है आप देखिए। एक व्यक्ति जो इस बिजनेस में आता है उसको कहा जाता है लिस्ट बनाने के लिए। एक ही व्यक्ति की लिस्ट में 20 नाम है। वो 8-10 लोगों को उसने प्लान दिखा दिया, 1-2 लोग जुड़े, बाकी ने मना कर दिया, तो उसको थोड़े दिन में ये लगने लगेगा दुनिया खत्म हो गई, लोग खत्म हो गए। दूसरे व्यक्ति की लिस्ट में 200 नाम है। उसने अगर 10-12 लोगों को प्लान दिखाया और 8-10 लोगों ने मना कर दिया, तो उसे ये लगेगा अभी 180-190 लोग बचे हुए हैं। किसके सफल होने की चांस ज्यादा है? बिल्कुल 200 वाले के। एक व्यक्ति ने की लिस्ट 200 की है, दूसरे व्यक्ति ने 2000 लोगों की लिस्ट बना ली। किसके सफल होने के चांस ज्यादा है? सिंपल। लिस्ट बनाने के बाद अगला काम क्या होता है? इनवाइट करना, राइट? मीटिंग सेट करना। एक व्यक्ति कॉल करता है पूरे महीने में 5 लोगों को, दूसरा व्यक्ति कॉल करता है 50 लोगों को प्लान दिखाने के लिए। किसके सफल होने के चांस ज्यादा है? सिंपल। एक व्यक्ति और 2-3 महीने में 500 लोगों को कॉल करता है, किसके सफल होने के चांस ज्यादा है? बिल्कुल क्लियर, गुड, बढ़िया। एक व्यक्ति की टीम में 5 लोग हैं, दूसरे व्यक्ति की टीम में 500 लोग हैं, किसका बिजनेस ज्यादा होगा? करेक्ट है। एक व्यक्ति की टीम में मान लीजिए 1000 लोगों की कोई ट्रेनिंग हो रही है, कोई वीआईपी हो रही है, कोई भी ट्रेनिंग हो रही है। एक व्यक्ति की टीम में एक व्यक्ति बैठा हुआ है उस सेशन में, और दूसरी व्यक्ति की टीम से 100 लोग बैठे हुए हैं, कौन ज्यादा सफल होगा? तो जितना ज्यादा नंबर बढ़ता जाएगा उतना आपकी तरक्की बढ़ती जाएगी। तो ये बिजनेस नंबर बढ़ाने का बिजनेस है, तो नंबर बढ़ाओ। एक व्यक्ति की टीम में महीने में 10 प्लान होते हैं, दूसरे व्यक्ति की टीम में 1000 प्लान होते हैं, किसका बिजनेस ज्यादा होगा? तो आप देखिए हर चीज घूम फिर करके नंबर्स पर आएगी इस बिजनेस में। जब मैं 98 में आया था, मैंने इस इंडस्ट्री में एक वर्ड सीखा था, सिन। सिन मतलब पाप नहीं, सिन का मतलब होता था उस समय सेफ्टी इन नंबर्स। यानी जितने ज़्यादा आपके नंबर बढ़ते जाएंगे आप उतने सेफ होते जाओगे। सिन को मैंने चेंज किया जिन में, GIN में। GIN बनता है ग्रेटनेस इन नंबर्स। आपके जितने ज़्यादा नंबर बढ़ते जाएंगे आप उतने ज़्यादा पहले गुड की श्रेणी में आएंगे, और उसके बाद भी नंबर लगातार बढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आप ग्रेटनेस की श्रेणी में आते चले जाएंगे। सो नंबर बढ़ाने के ऊपर ध्यान दीजिए। जितने नंबर बढ़ते जाएंगे बिजनेस बढ़ता जाएगा। नंबर का खेल।